नमस्कार भाइयों बहनों साथियों दोस्तों मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट हमारे पास यहाँ पर आया है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि भारत देश के दिल्ली के अंदर एम्स नाम का एक हॉस्पिटल है। आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये भारत के दिल्ली यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये आया है कि यहाँ पर आपकी 3036 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जो कि नॉन फैकल्टी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट हो रही है। जो कि आपका जो भी अपडेट रहेगा, आपको सारा कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ये जॉब रहेगी दोस्तों, काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं इसमें। आपको बता दूं, जो एम्स न्यू दिल्ली है भारत देश में, उसने तो ये नोटिफिकेशन निकाला है। हालांकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस रिक्रूटमेंट में, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली के अलावा जो इन्होंने चौदह चौदह टोटल ऐसे बाकी एम्स हैं। हालांकि एम्स तो और भी है, लेकिन ये सिर्फ 14 में रिक्रूटमेंट चल रही है, यानी कि 14 ऐसे एम्स हैं पूरे देश में जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट चलेगी। और इसके अंदर जो भी पोस्टें होंगी वो सारी आपको बता दी जाएंगी इधर, जिससे कि आप सभी लोग अप्लाई कर सकें। आपको बता दूंगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी भी बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे। दूसरा, इसमें आपको सैलरी के अलावा फ़ायदे रहेंगे, कौन से रहेंगे वो सब जानकारियाँ ले लेंगे। और सारा कुछ, एज हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद आप सभी लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं, ये जो है ये टॉप रैंक में आने वाले हॉस्पिटल्स में से एक है भारत के लिए। मतलब कि भारत देश के सर्वोच्च हॉस्पिटल्स में आता है एम्स, और ये एक सरकारी हॉस्पिटल है। आपको बता दूं, यहाँ पर 14 हॉस्पिटल्स के अंदर या 14 एम्स के अंदर जो है रिक्रूटमेंट हो रही है। 14 जो है अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे कि आप न्यू दिल्ली में आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्स है, उसी तरीके से आपका मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा और जगह जगह राज्यों में है। लेकिन ये सिर्फ 14 में कर रहे हैं। वो कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जहाँ पर एम्स है उसी जगह पर आप अगर रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला है ऑल इंडिया, यानी कि आप पूरे देश से सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए ये खुशखबरी रहेगी। तो हम जान लेते हैं, आप भारत में कहीं भी रहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इसकी सारी जानकारी मैंने नोटिस जो भी है वो सारा कुछ मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। ये आप देख रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स का, एम्स न्यू दिल्ली का। और इसमें आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सेक्शन है इनका। इसमें आपको रिक्रूटमेंट के वाले में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसको देख के चौंकना मत, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। और इन्होंने हर एक पोस्ट की अलग अलग, आप जानते हैं हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, अलग अलग सैलरी होती हैं, अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज होती हैं। तो इस वजह से वो नोटिफिकेशन लंबा हो जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है ये, यानी कि CRE जिसको आप बोलते हैं वो है ये, फॉर एम्स के लिए। और इन्होंने ये नोटिफिकेशन कब रिलीज़ करा है? परसों परसों में इसको नोटिफिकेशन को डाला है अपने वेबसाइट पर। ठीक है भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स, यानी कि भारतीय नागरिक जितने भी लोग हैं वो सब लोग ये रिक्रूटमेंट के लिए टू रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप B और C पोस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर देन एम्स न्यू दिल्ली। यानी ये रेगुलर पोस्टें रहेंगी आपकी, नॉन फैकल्टी ग्रुप B और C में रहेंगी। ग्रुप B और C के पोस्ट हैं और ये रेगुलर रहेंगे आपके जॉब। और सारे देश के लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से एम्स हैं। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशंस और सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ पोस्ट कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी। वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज हम समझ लेंगे कितनी है। फॉर्म का फीस आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है तो आप 3000 रुपीज़ पे करेंगे इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट एज मैंशन। आपको किसी भी ग्रुप के किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आप 3000 रुपीज़ पे कर रहे हैं हर पोस्ट पे। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति और EWS हैं तो 2400 पे करेंगे। अगर आप डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं तो आप पैसे जो है यहाँ पर पे नहीं करने वाले हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली। ये बात याद रखना सब लोग। आप एक से ज़्यादा फॉर्म पे फीस अलग से भर के सबमिट अलग से करना है आपको सारा कुछ।
और ऑनलाइन में ही आपसे सब ऑनलाइन में ही आप पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर कोड स्कैनिंग और आपका पेटीएम और जो भी अलग अलग जो भी आपके पेमेंट गेटवेज हैं और ऑप्शंस हैं वहाँ से आप पेमेंट करो। एप्लीकेशन फ़ी और वंस आपकी एक बार फीस चली गई यहाँ पर और उसके बाद वो वापस नहीं आएगी, आप रिजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस SC ST वालों की अगर वो चाह रहे हैं कि इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन, आपके रिजल्ट आने के बाद आपकी फ़ीस वापस आ जाएगी, इन्होंने कह दिया। SC ST की आ जाएगी। डेट एट सेंटर की बात करें तो आपका ये 18 दिसंबर में एग्ज़ाम रहेगा मंडे में, और 20 दिसंबर में वेडनेसडे में, दोनों दिन ये टेंटेटिव है, इसको चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर बोल रहे हैं ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जो सिटी हैं पूरे देश में वहाँ पर इस एग्ज़ाम को लेंगे, सब्जेक्ट टू रिसीविंग ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मतलब कि ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी, कम आते हैं तो वो कम रखेंगे, लेकिन पूरे देश में एग्ज़ाम होगा अलग अलग जगहों पे। आपको किसी भी कैंडिडेट को अपनी खुद की मर्जी से भी एम्स अपना सेंटर दे सकता है। आपसे पहली बात तो आपसे चॉइस तो मांग ही लेगा सेंटर का, अगर आपने वो जो भी चॉइस दे दिया है वहाँ पर जगह नहीं मिली, एम्स को लगा कि वहाँ पर जगह नहीं है, तो वो आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। आपको फिर वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है। एडमिट कार्ड 12 को आएगा, यानी कि आप देखें तो ये एक हफ़्ता पहले आ जाएगा, 5 से 6 दिन पहले। इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको एडमिट कार्ड, कहीं और देखने का मतलब कहीं और किसी जगह पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा, पैटर्न और स्कीम और सिलेबस समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो रहेगा वो 2 पार्ट में होगा, जनरल और डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि एक जनरल ऐसा एग्ज़ाम होगा जो सबके लिए रहेगा, और डोमेन स्पेसिफिक जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रहेगा वो। जैसे कि जनरल में बोल रहे हैं ड्यूरेशन 45 मिनट्स का ले लेंगे और 40 MCQ आपको दे देंगे टोटल, उस जिसके अंदर आपका जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस 10 MCQ, अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी 10, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 10, यानी 40 MCQs 45 मिनट्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक में आपको भी सेम समय मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 45 और 45, यानी आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 1 आवर 30 मिनट्स का समय मिल जाएगा आपको टोटल 80 MCQ करने के लिए। द सिलेबस जो इनका रहेगा वो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करने वाला है, टोटली जो भी आपसे मांग रहे हैं उस पोस्ट पे। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया ये बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का दे रहे हैं, रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, जो भी लोग UR से हैं लाने जरूरी रहेंगे, यानी कि अगर आपके 80 MCQ हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर है, 80 में से जो लोग भी 40%, यानी कि 8 × 4 यानी कि 32 मार्क्स जो भी लोग लाते हैं वो सब पास हो जाएंगे। अगर वो OBC होंगे तो उनके 35% लाने हैं, SC ST को 30% लाने हैं, अगर कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है उसको 30% लाने होंगे। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस मतलब ये रहेगा, रिसोल्यूशन मतलब हो जाता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आपके लिए दोबारा, पहले तो आपका रिजल्ट आ गया वो एक सॉल्यूशन हो ही गया है, लेकिन वो दोबारा एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ के बता रहे हैं जिससे कि आपके टाई केस सॉल्व कर रहे हैं। टाई केस मतलब आपके और दूसरे किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए हैं, तो ऐसे में वो किसको ऊपर रख रहे हैं, तो जो डोमेन वाले में पार्ट में ज़्यादा नंबर ला रहा है उसको मेरिट में वो ऊपर करेंगे। फिर भी आपके मार्क्स सेम आ रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ से देख लेंगे, वहाँ पे जो एज में पढ़ा होगा उसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि एज वाइज ओल्डर वाले के पास चांस आगे आने वाले कम रहेंगे जॉब्स के, इस वजह से। स्किल टेस्ट ये कह रहे हैं इफ़ एनी, अगर किसी पोस्ट का लिया जाएगा जो कि ज़रूरी रहेगा तो उन्हीं का होगा, जो कि इस एग्ज़ाम के बाद ही होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं जिसके लिए भी स्किल टेस्ट हो रहा है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड और स्किल टेस्ट दोनों के बेस पर ही फाइनल मेरिट बनाएंगे। जिन जिन पोस्टों पर सिर्फ एग्जाम ले रहे हैं उनका मेरिट यानी उनका लिस्ट सिर्फ आपके एग्जाम के बेस पर रहेगा। हाँ, ये बोल रहे हैं एक से ज़्यादा शिफ्ट में भी ये एग्ज़ाम हो सकता है अगर लोगों के फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ से।
एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप आज करेंटली अगर किसी भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या किसी भी जगह पर, पब्लिक सेक्टर में भी आप कहीं पर भी काम कर रहे होंगे तो आपको एक एनओसी सबमिट करना होगा फॉर्म में, जो ये प्रूफ कर सकेगा कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर अप्लाई करने के लिए। आपके जनरल कंडीशंस आप रीड करना। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 1 भारत लास्ट समय रहेगा 5 बजे तक, यानी कि जो लोग भी 1 दिसंबर में शाम में 5 बजे तक फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, वही लोग सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद का समय उन्होंने नहीं दिया है। एडिट पैनल मिलेगा 2 दिन के लिए, 6 और 7 दिसंबर में। आप सभी लोग रेडी रहना, उस दिन आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म के अंदर। लेकिन सक्सेसफुली सबमिट आप 1 दिसंबर तक कर लेना। ये फोटो और साइन के रिलेटेड बता रहे हैं कि आपको कैसे अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन में बोल रहे हैं कि SC ST और OBC और जो भी हैं हु ऑप्ट टू अप्लाई फॉर UR, जो लोग रिजर्वेशन में आ रहे हैं और रिजर्वेशन ही कैटेगरी को चूज कर रहे हैं फॉर्म में, उन्हीं को रिलैक्सेशन मिलेगा। सपोज अगर आप SC ST हैं और फॉर्म में भी SC ST डाल रहे हैं तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ही मिलेगा रिलैक्सेशन। अपर एज में जो भी इन्होंने पोस्ट वाइज एज बताई है उस पोस्ट की एक्स्ट्रा जो आपका बेनिफिट रहेगा वो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन इसी के बेस पर रहेगा जो यहाँ पर बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ से देख लेना। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक सारे पोस्टों पे एक बार में कॉमन सा रिक्रूटमेंट के लिए एक एग्जाम, रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एग्जाम करा दे रहे हैं जो सबको देना है। आप देख भी रहे थे सिलेबस में, जनरल का सिलेबस सबके लिए होगा। हालांकि इसके अंदर जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा, पोस्ट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका सिलेबस रहेगा। स्क्राइब के लिए रूल आप सभी लोग रीड कर लेना यहाँ से, और जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं वो ज़रूर रीड करना, क्योंकि डिसेबिलिटी वालों को बहुत सारे डाउट रहते हैं अप्लाई करने से पहले। तो आप सभी लोग डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो यहाँ से आप देख लेना। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है कौन कौन से एम्स इस बार आपको जॉब देंगे। इधर आपको दोबारा एक बार वैकेंसियों के नंबर बता देते हैं क्लियर करके। यहाँ पर इतनी, देखिए इतनी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर होने वाली है, आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी, पूरे देश में मिलेगी, पूरे इंडिया के अंदर आपको इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगा, एक रोजगार मिल जाएगा, एक काम मिल जाएगा, एक नौकरी जिसे आप कह रहे हैं वो मिल जाएगी, जो कि 3036 लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। यानी कि 3036 लोगों को एम्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सारी की सारी, और रेगुलर जॉब हैं, और नॉन फैकल्टी पोस्टों पर है ग्रुप B और C में। अब वो पोस्ट कौन से हैं उसके बारे में आपको बता देंगे आगे। एम्स बठिंडा में कह रहे हैं कि फरीदकोट मंडी, अ, दबवली दबवाली रोड बठिंडा पंजाब, पंजाब के अंदर बठिंडा नाम की जगह पर फरीदकोट नामक एक जगह है, वहाँ पर ये मंडी दबवाली रोड करके एक जगह है, उस जगह पर आपका ये एम्स बठिंडा का मेन हॉस्पिटल वहीं बनाया गया है, ये वहीं पर है। और इसकी वेबसाइट आपको यहाँ दी गई है। वेबसाइट इसलिए दे दी है उन्होंने कि आप वहाँ पर भी इस जानकारी को ले पाएंगे, क्योंकि एम्स के वेबसाइटों पर भी डाला गया होगा इस नोटिफिकेशन को। एम्स भोपाल का जो है वो वहाँ, वो कहाँ पर है, वो आपका एम्स के मध्य प्रदेश के भोपाल जगह के हबीबगंज के साकेत नगर जगह पर है ये हॉस्पिटल। दूसरा कह रहे हैं एम्स बिबरी नगर, बीबी नगर, ये आपका है तेलंगाना राज्य में रहेगा। आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ से दिख रहा है। तो जो लोग भी इन इन एम्स की वैकेंसियों पर अप्लाई कर रहे हैं आप देख लेना, आपके एरिया वाइज आपके पास कौन सा एम्स है उसकी वैकेंसियाँ देखना, आपको जो सही लगे आप उससे अप्लाई कर देना। एम्स बिलासपुर में बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जगह, हिमाचल प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बिलासपुर कोथीपुरा जगह नाम की जगह पर ये हॉस्पिटल आपका है। और यानी कि इसमें तेलंगाना का, MP का आपका एम्स आ गया है, पंजाब का भी आ गया है, हिमाचल का भी आ गया है, झारखंड का भी है,
असम का है, राजस्थान का है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे जो भी आपके यूनियन टेरिटरी और यहाँ पर राज्यों के नाम कुछ दिखे हैं आपको, इन्हीं जगहों के हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होने वाला है। चलिए हम पोस्टों की बात कर लेते हैं। हम जैसे हम समझने कैसे वाले हैं, हम ऐसे समझेंगे जैसे कि पोस्टों के नाम रहेंगे, फिर वो पोस्ट जो है वो किस हॉस्पिटल में, जैसे पोस्ट जो है वो किस हॉस्पिटल में कितनी क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, उस हिसाब से हम समझ लेंगे। मतलब कि हर हॉस्पिटल की हर पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट और उसकी सैलरी, और उसके सैलरी मतलब पे लेवल जिसको कहा जाता है वो, और उसके अलावा क्वालिफिकेशन समझेंगे। रही बात कैटेगरी वाइज वैकेंसियों की, तो वो हम इसके आगे समझेंगे, वो अलग से टेबल में दिया हुआ है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको एम्स बठिंडा में 21 से 30 एज में ले लिया जाएगा। लेवल जो रहेगा वो लेवल 7 रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेकर 8 तक की सैलरियाँ दिखने वाली हैं हर पोस्ट पर। बात करें तो सबसे कम सैलरी अगर लेवल 1 की बात कर लें तो 15 से 20 हज़ार तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगी लेवल 1 में। मैक्सिमम सैलरी जिन पोस्टों की है वो 45 या 50,000 तक की रहेगी बेसिक से, यानी कि अगर लेवल 8 की सैलरी की अगर आप पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सैलरी यहाँ बताई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट सैलरी जिसकी होगी वो लेवल 8 वाला पोस्ट रहेगा, जिसकी सैलरी 45,000 से शुरू हो रही होगी, और वो इस तरीके से उसकी जो रेंज होती है 60-70,000 के करीब वो पहुंच रही होगी। और बेसिक में है ये, मतलब बेसिक मतलब अगर आप मिनिमम जो लेके चलते हैं, जो भी आपको सैलरी रेंज दिया जाता है उसमें आपको मिनिमम वाला मानना होता है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि आप मिनिमम को माने, धीरे धीरे वो आपका सैलरी बढ़ बढ़ के एक समय पे वो मैक्सिमम वाले रेंज तक भी पहुंचेगा आपके वर्क पर। तो आपको बता दूं, यानी कि 15 से 20 हज़ार आपको मिल ही जाएगी आप अगर सबसे कम सैलरी वाले पोस्ट पर अप्लाई करते हैं यहाँ पर। दूसरा, आपको मैक्सिमम वाले पर 45 हज़ार से वो स्टार्टिंग होगी उस सैलरी की जो लेवल 8 पर है। बाकी आपको एम्स के यहाँ पर जो है नॉन फैकल्टी के सैलरी के लेवल्स चेक करने होंगे, ऑनलाइन में आप ब्राउजिंग करके देखें, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन पहले ही इतना बड़ा हो गया है। तो अब ये और जानकारी इसमें कहाँ से ऐड करते हैं, तो इस वजह से मैं समझ रहा हूँ इन्होंने जो भी इनको हो सकता था वो इन्होंने डाल दिया है। तो आप समझ रहे हैं ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है। आप देख लीजिए कि टॉप पोस्टों में आ रहा है एएओ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एम्स बठिंडा यानी पंजाब में ये एम्स के अंदर रहेगा। जो भी 21 से 30 में आ रहे हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। एज में एसेंशियल बोल रहे हैं डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है, और साथ में ये बोल रहे हैं जैसे कि आपने एमबीए करा है, पीजी डिप्लोमा करा है कोई भी एक इन मैनेजमेंट में किसी भी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स की और रेगुलेशंस की, ये तीनों पॉइंट आपको फुलफिल करने हैं। कंप्यूटर भी चलाना आता हो, सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी आपको पता हो, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करे हुए लोग सब अप्लाई कर पाएंगे। इन्होंने डिज़ायरेबल बोल दिया है, आप इसमें देख लेना। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए एसेंशियल तो होगी कि डिग्री होनी चाहिए, डिज़ायरेबल अगर आपके पास ये सारी भी हैं, मतलब कंप्यूटर ये सब अगर नहीं भी आता है, बेसिक भी आता है तो वो चला लेंगे, लेकिन एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी ही है वो चीज़ तो ज़रूर फुलफिल करना। मतलब कि अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। एम्स भोपाल में भी इन्होंने क्वालिफिकेशन सेम रख दी गई है, आपको दिख रही होगी, और एज भी सेम ही है। बीबी नगर में भी सेम इनकी जो है क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट है, सैलरी भी सेम ही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे सारे पोस्टों के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, इस पोस्टों के नाम सेम है, ये हॉस्पिटल्स के नाम यहाँ पे बस चेंज होते जा रहे हैं। कोई क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप सभी की देख रहे होंगे यहाँ से। सेकंड पोस्ट आपका असिस्टेंट डाइटिशियन रहेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स बठिंडा में अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो 35 से कम में अप्लाई करना। रिलैक्सेशन जो रहेगा, एम्प्लॉय जो एम्स के एम्प्लॉय हैं और जो एम्स में ही काम कर रहे हैं तो अप टू 5 ईयर्स उनको 5 एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्स अप टू 5 ईयर्स का उनको मिल जाएगा रिलैक्सेबल, मतलब कि उनको 35 की जगह वो 40 हो जाएगा उनके लिए अप्लाई करने के लिए जो एम्स में काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बठिंडा में ही, आप किसी भी एम्स में काम कर रहे हो वो आपको एलिजिबल मान लेंगे और उसमें फ़ायदा आपको दे देंगे। लेवल 6 का सैलरी देंगे इस पोस्ट पर, ये आपको बठिंडा वाले एम्स में, नागपुर में भी सेम सैलरी दे रहे हैं।
MSc आपका मांग रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो रिकोगनाइज्ड हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इन द लाइन प्रेफरेबली इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर आपने अगर एक्सपीरियंस करा है 2 साल का इस फील्ड में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अप्लाई करने के लिए। आपको करना तभी है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का। एम्स नागपुर में भी सेम क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे आप यहाँ पे पोस्टों में जो एज देख रहे हैं ना, जो आपको मैंने ऊपर रिलैक्सेशन बताए, वो सभी पर लागू होंगे, सारी पोस्टों पर लागू होंगे जो भी आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर जो रहेगा एसी और रेफ्रिजरेटर के लिए, यानी कि आपका एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जो है उसके लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर ले रहे हैं बठिंडा एम्स में, 35 से कम वाला अप्लाई करेगा इसमें। लेवल 7 का सैलरी देंगे। ग्रेजुएट अगर है कैंडिडेट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, इलेक्ट्रिकल करा है, करी है किसी कैंडिडेट ने, मेल फीमेल कोई भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एसी के और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसी भी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, तो वो लोग एलिजिबल रहेंगे। तो आपको सब दिख रहा है। इनका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है भाई, लेवल 7 का है, क्योंकि ये इंजीनियर्स हैं। आप देखिए इंजीनियर्स है, इस वजह से इनका सैलरी ज़्यादा है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स को लेंगे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर में, एम्स बठिंडा में। सेम एज आपको सेम दिख रहा होगा, सैलरी भी इनका सेम ही है। ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर रहेंगे यहाँ पे, 5 साल का एक्सपीरियंस इनका मांगा जाएगा स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। 5th पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों का रहेगा, उसका आप देख लेंगे यहाँ से। फिर असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए आपको दिख रहा होगा 18 से 30 एज ले रहे हैं, लेवल 4 का सैलरी दे रहे हैं हर हॉस्पिटल में, 12th पास को ले रहे हैं। दूसरा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री और लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी है, किसी इनमें से कोई भी एक होता है, सारे नहीं करे हो, सिर्फ एक आपने करा है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो आप सभी लोग देख लेना। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर ASO, ये जो पोस्ट है ये आपका एम्स देवघर के अंदर कह रहे हैं 18 से 35 वाला अप्लाई करें, लेवल 8 का सैलरी देंगे। सेम यही पोस्ट पे अगर आप देवघर की जगह भोपाल वाले पे अप्लाई करते हैं तो लेवल 7 सैलरी मिल रहा है। क्वालिफिकेशन सेम दिखा रहे हैं, ग्रेजुएट्स को ले रहे हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं, या फिर अगर बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में भी करी है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी करा है, तो भी वो ले रहे हैं। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट और जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, ये बहुत सारे पोस्ट इन्होंने डाले हैं एक ही के अंदर, आपको दिख रहे होंगे सारे पोस्ट। इन रायबरेली में एम्स के अंदर ये 21 से 30 वाले एज को ले रहे हैं, सैलरी आपको दिख रहा है, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लेना। तो इस तरीके से आपका रहेगा। कैशियर का भी पोस्ट है, हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लंबा टेबल है, आप देख ही रहे हैं। किसी में लेवल 5 का सैलरी है, किसी में 4 का है, जिसमें लेवल कम सबसे दिखाया गया उसका सैलरी कम रहेगा, लेवल 8 वाले का सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको मैंने पहले ही डिफरेंस क्लियर बता दिया है। CSSD टेक्नीशियन में बता रहे हैं लेवल 6 का सैलरी है, क्वालिफिकेशन आप देख लेना। तो देखिए किसी में तो आपका कह रहे हैं कि हम, देखिए यहाँ आपको एक DEO में कह रहे हैं 12th पास हो कैंडिडेट और उसकी स्पीड ऐसी हो कि वो 8,000 की जो है वो 1 घंटे में, डेटा एंट्री काम करते हैं वो 1 घंटे के अंदर 8,000 की जो होती हैं आपके कीबोर्ड में, बटन जो होते हैं, की जो होती हैं, उसको आप दबा पा रहे हैं, उस पर लिख पा रहे हैं, टाइप कर पा रहे हैं, 8,000 की दबा पा रहे हैं 1 घंटे में। तो ऑन एन एवरेज आप इसको 60 से डिवाइड करना है तो आपको पर मिनट का मिल जाएगा कि आपका इतना होना चाहिए। हालांकि इन्होंने मिनट से नहीं मांग रहे, क्योंकि डेटा एंट्री में आपको पता ही है बहुत सारा एंट्री करना होता है, बहुत सारा टाइपिंग वर्क रहता है, तो इस वजह से इन्होंने 8,000 यहाँ पर रखा है। अगर आप एक बार टाइपिंग टेस्ट करके देख लो अपना, अगर आप 8,000 वर्ड कर पा रहे हो हर घंटे में और 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर देना। ये एम्स जोधपुर में रहेगा, 18 से 27 एज और लेवल 4 का सैलरी। डेंटल हाइजीनिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर जैसे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, जिसके लिए बोल रहे हैं 12वीं पास साइंस के साथ, साइंस स्ट्रीम में, चाहे वो PCB हो PCM हो, वो इसमें मेंशन नहीं है। दूसरा 5 साल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा सारे पोस्टों के बारे में। देखिए IITI वालों का भी है, देखिए सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पर। ड्राइवर का पोस्ट जो रहेगा वो 10th पास प्लस उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग करते हुए, उसको ड्राइविंग करनी आती हो, 2 साल के एक्सपीरियंस कर लिया हो उस कैंडिडेट ने, मेल फीमेल जो भी होगा,
दूसरा उसने 10th पास कर लिया हो और आप उसके पास हैवी मोटर या फिर लो लो मोटर व्हीकल का उसके पास लाइसेंस होगा, तो वो अप्लाई कर सकेंगे कैंडिडेट सभी लोग। यानी 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडीज और इसके अलावा एक्सपीरियंस वाले भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में 10th पास ले रहे हैं, आईटीआई का ट्रेड ले रहे हैं उस फील्ड में। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग इतना तो अब तक समझ ही गए होंगे। आपको काफ़ी बार बताया है जॉब्स के बारे में, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं नीचे। भाई पोस्टों की बात करें तो पोस्टों की संख्या कम नहीं है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। 100 के लगभग। देखिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आ गया। आप देखिए ऑपरेटर लास्ट पोस्ट रहेगा। लिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए, जो एम्स भोपाल के हॉस्पिटल में जो लिफ्ट लगी हुई है वहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए होगा इनको। E&M लिफ्ट ऑपरेटर। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल रहेगा E&M का मतलब। और या फिर आपका लिफ्ट ऑपरेटर, कोई भी एक पोस्ट कुछ भी कह लो इसको। एम्स भोपाल में ले रहे हैं 18 से 30 वाले को एज में, 10वीं पास और आईटीआई का उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहे तो अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों ही। तो ऑपरेटर का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एम्स भोपाल में चाहिए। जो कि इसकी वैकेंसी आपको आगे बता दूंगा कितनी कितनी है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। एनेक्सर में ये बोल रहे हैं दैट इज सम ऑफ द पोस्ट इन ग्रुप। यहाँ पर बोल रहे हैं आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस है किसी पोस्ट का, तो वो भी यहाँ पर ही वो कंसीडर कर लेंगे। इन ऑल सच केसेस कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन। लेकिन आप सारी क्वालिफिकेशन को अगर फुलफिल कर रहे हो तभी आप अप्लाई करना। अगर आपकी एक भी क्वालिफिकेशन उसमें ऐसी है जो नहीं हो रही है तो आप फिल मत करना, क्योंकि आगे कैंसिल ही हो जाएगा जॉब। दूसरा इसमें ये बोल रहे हैं आपको, जैसे पोस्ट में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में और एंड का ऑप्शन दिखता है, जैसे और है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये वाला क्वालिफिकेशन कर दो, ये वाला कर दो, या कोई भी एक कर दो। जैसे इन दोनों में तो आपको ऑप्शन मिल गया, जब इन्होंने यहाँ पर एंड डाल दिया इसका मतलब बोल रहे हैं ये ऊपर वाले दोनों में से कोई एक, और जो नीचे वाला है वो तो ज़रूर फुलफिल करना ही करना है। समझ रहे होंगे। ये आपका होता है एंड और में डिफरेंस। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन लोगों का आ जाता है। सबसे पहला जो हमारा पोस्ट था ना भाई, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जो अलग अलग जगहों पे था, तो भटिंडा में यहाँ पर इन्होंने टोटल 2 वैकेंसियाँ दी हैं। भोपाल में भी 2 दी हैं, यानी कि 2 लोगों को ये वैकेंसी, मतलब आप ही की बात हो रही है। आपको आपकी संख्या जो है यहाँ पर 2 रहेगी। आप आप में से सिर्फ 2 लोगों को लेंगे ये। सेम भोपाल में भी 2 को लेंगे, बीबी नगर में 1 को ले लेंगे, देवघर में 1 को ले लेंगे, और इस तरीके से आपका रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इनकी अगर वैकेंसी की बात करें, इनकी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो आप देख लीजिए 6 और 8 और ये 13 वैकेंसियाँ टोटल आपके असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैं अलग अलग एम्स में। बात करें तो आपने ऊपर लिस्ट में 14 के लगभग आपने अलग अलग एम्स की लिस्ट देखी थी, लेकिन जो AAO के पोस्ट की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ 9 एम्स के लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उनके वहाँ ये वैकेंसियाँ खाली हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन में आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ही एम्स के अंदर आपकी इस पोस्ट पे ज़रूरत है, वो आपको यहाँ से दिख रही होगी। आपको असिस्टेंट इंजीनियर में भी दिख रही होगी, 4 हॉस्पिटल्स में ज़रूरत है और एक एक लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही लोग की ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन में फॉर्म भर दे, बाकी लोग नहीं भर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, मतलब जितने मर्जी, मतलब सभी लोग फॉर्म भरें, अनलिमिटेड फॉर्म भरें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, एक ही पोस्ट पर एक ही कैंडिडेट, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। और दूसरा, एक ही कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सेपरेटली अलग अलग जाकर वो फॉर्म भरें, अलग अलग ऑनलाइन में ही सेपरेटली फॉर्म भर भर के अलग से उसको सबमिट कर करके अपना प्रिंट लेते रहें, और उसका फ़ीस अलग अलग से पे करते रहें। कैटेगरी वाइज फ़ीस आप समझ रहे होंगे, सभी पोस्टों पर सेम फीस रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आप देखिए जो ये वाला पोस्ट था ना, जो 13 नंबर पे पोस्ट था, उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग जो पोस्ट हैं इसके अंदर आपकी लगभग लगभग 20 अलग अलग एम्स में ये दे रहे हैं। हालांकि इसमें एम्स रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कोडिंग क्लर्क चाहिए एम्स पटना को, और एम्स पटना को यहाँ पर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर भी चाहिए, और एम्स पटना को ही यहाँ पर आपका
मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन भी चाहिए। तो इस वजह से आप ये मत सोचना कि आप तो यहाँ पे 20 एम्स दिखा रहे हो लिस्ट में, आप तो 14 ही बोल रहे थे, तो भाई यहाँ रिपीट भी तो हो रहे हैं ना, क्योंकि आपका पोस्ट अलग अलग है। तो आप कैटेगरी वाइज समझना, डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के हिसाब से भी अपनी वैकेंसियों को यहाँ से आप समझ लेना। तो ये पूरा रहेगा, आप क्या अपने हिसाब से समझ लेना सारी वैकेंसियों को। हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं इसमें। तो 100 पोस्ट पे आ गए यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं तो ऑपरेटर जो इनको चाहिए था उसकी वैकेंसियाँ इनके यहाँ पे 12 हैं। ये एम्स भोपाल में आपको जॉब दे रहे हैं, और ये लिफ्ट ऑपरेटर को ले रहे हैं, 12 लोगों को ले लेंगे। 7 से यूआर से लेंगे, और ओबीसी से 3 को, ईडब्ल्यूएस से 1 को, और अनुसूचित जाति से 1 को। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटी वालों का वैकेंसी नहीं रहेगा। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, आप देखना इस चीज़ को। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? जो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के अंदर काम करने के बाद वो अगर यहाँ जॉब ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं। डिसेबिलिटी वाले अपना यहाँ रीड कर लेना कि आपकी कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पर एक्सेप्ट होगी और किस डिसेबिलिटी का क्या नाम है। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर आप देखेंगे ना, तो आपकी वैकेंसियाँ जो है यहाँ पर फिक्स करी गई हैं। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट। तो एक पोस्ट आपकी रहेगी यहाँ पर सी वालों के लिए। सी मतलब क्या हो जाएगा? सी मतलब अगर आप यहाँ पर ओ ए यानी कि 1 आर्म, या फिर बी ए, या फिर 1 लेग, या फिर सी पी और एल सी और ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक्ट विक्टिम अगर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं आप, तो आपके लिए एक पोस्ट रहेगी, एक वैकेंसी आपके लिए रहेगी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। ये ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा। आप इसको ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी आपको ये चीज़ पोस्ट मिल जाएगा। ये 79 नंबर पर पोस्ट आपको मिलेगा। ठीक है भाई। 30 नंबर पोस्ट पे आप अगर देखते हैं ऊपर, तो आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट दिखेगा, जिसमें आपका बोल रहे हैं ब्लाइंड और लोअर विजन वाले कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल जाएगा। अगर वो डिसेबिलिटी में आ रहा है तो एक ही लोगों को मिलेगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ बता दी है। सेम 56 नंबर पर आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड के पोस्ट है। उसमें अगर कोई डीफ होगा या हार्ड ऑफ हियरिंग होगा तो उसको ये पोस्ट मिल जाएगा, एक वैकेंसी उसके लिए है डिसेबिलिटी वाले के लिए। तो आप यहाँ से पूरा टेबल समझ लेना। ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों के लिए इन्होंने वैकेंसियाँ बता दी हैं, फिक्स आपको ही मिलेंगी, ये किसी दूसरे रिजर्व कैंडिडेट को या अनरिजर्व वाले को नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी वाले को मिलेगी। किसी को परेशानी आ रही हो फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपको समय दे दिया गया, संडे को छोड़ के आप बाकी दिन यहाँ फॉर्म इसमें जो है अपने फॉर्म से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये किसी को फिजिकल लिमिटेशन हो एग्ज़ाम लिखने में और उसको अंडरटेकिंग देनी हो कि वो यूज़ करना चाह रहा है स्क्राइब को, तो वो इसको इस वाले फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर देना फॉर्म के साथ ही। तो आपकी ये आपको स्क्राइब अलाउड हो जाएगा, आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम कर सकता है। उसके पॉइंट आप रीड कर सकते हैं, ऊपर ही सारे लिखे हुए थे। ये डिसेबिलिटी वालों का सर्टिफिकेट हो जाएगा। कास्ट वालों का फॉर्म इसमें नहीं है, कास्ट वाले अपना ऑनलाइन भी ब्राउजिंग करके ढूंढ सकते हैं। ब्राउजिंग करके इंटरनेट पर ढूंढ लो कि आपका एस सी एस टी और ओबीसी वाला फॉर्म कैसा रहेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ढूंढना, इंडिया वाला, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके सबमिट कर देना। लेकिन याद रखना वो पूरा वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब कि आपका जैसे आप वेरीफाई कराते हैं किसी भी एस डी एम डी एम ऑफिस से, तो वहाँ से आप वेरीफाई करा के उसको जमा कर सकते हैं इधर ही। अभी तो फ़िलहाल क्या है कि अभी आप बनवाने भी जाते हैं तो आपका समय लग जाएगा और फॉर्म के डेट्स चले जाएंगे। तो ऐसे में आप ये करना कि आप यूआर से अप्लाई कर दो, तो आपको फ़ायदा यूआर, तो आपको फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला कास्ट वाला, लेकिन जॉब आपके हाथ में ही रहेगी, जॉब आपको मिल सकेगी। सारी जानकारी हमने बता दी है, सिलेबस और बाकी सारी 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 चीज़ें बताई आपको। अब सिलेबस का कोई लेवल पूछ रहा है कैसा रहेगा, जैसे कि सिलेबस को डिटेल्ड में नहीं बताया गया, तो सिलेबस को डिटेल्ड में हो सकता है कि आपका एक हफ्ते के बीच में करीब आ जाए एम्स के वेबसाइट पर, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर का सिलेबस भी देख सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर
सिलेबस का लेवल आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। सपोज किसी में ग्रेजुएशन मांगी है तो ग्रेजुएशन लेवल तक का ही उसमें आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना आप सभी लोग, क्लिक हेयर करके, और यहाँ से आप इधर आ जाएंगे। आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का ज़रूरत होगा, और एक पेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन आपके पास, जो भी आप फैसिलिटी आपके पास हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है जिससे कि आप पेमेंट कर सकें ऑनलाइन में। एक फ़ोटो अपना रेडी रखो, साइन रेडी रखो, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रेडी रखो करके एक पेपर पे, और उसका फ़ोटो लेके। दूसरा, आप अपने क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखना, जिससे कि आप वो यहाँ लगा दें। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और ये सब वो लोग लगाएंगे जो कि उस चीज़ में आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस क्या क्या रहने वाले हैं, प्रोसेस में आपको ये फॉर्म भरवा के बता रहा हूँ, सेपरेटली अलग से बताऊँगा। ये आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर आपकी डिटेल चलेंगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस डिटेल्स डालेंगे लोग क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है बहुत से पोस्टों में। पेमेंट हो जाएगा, सिटी चॉइस हो जाएगा, अपलोड इमेज हो जाएगा, और फॉर्म का प्रिंट एंड में हो जाएगा। तो ये चीज़ करते ही आप सभी का सबमिट हो जाएगा। और मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर 3,000 के लगभग वैकेंसी हैं, तो ये लाखों में संख्या जाने वाली है फॉर्म के जमा होने की, जैसा कि मैं यहाँ से मान सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर रहेगा ये सारा कुछ। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सारी जॉब है रेगुलर, और ग्रुप बी और सी में एम्स के हॉस्पिटल्स में जॉब है पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में। अगर आप बात करें कि बहुत से हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वहाँ वैकेंसी नहीं होगी, इस वजह से नहीं होंगे वो इंक्लूड। दूसरा, आपका मतलब ये नहीं है कि आपके राज्य वाले एम्स में नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप कर सकते हैं, आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। अभी किसी को कुछ ना समझ आया हो कमेंट में बता सकते हैं आप सभी लोग। दूसरा, इस पूरे वीडियो को, इस मेन जानकारी को जरूर लोगों तक पहुंचा दीजिए। हरियाणा में, झारखंड में, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, पूरे देश में लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी ही चाहिए आपके थ्रू, जिससे कि लोगों तक ये पता लगे कि एम्स इस बार बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कर रहा है, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में पूरे देश में कर रहा है, जिसकी संख्या हज़ारों में जा रही है। सारी आपको मैंने बातें बता दी हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।